Hello everyone, welcome back to my channel Crack at UPPCS. In this channel to prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to briefly talk about inheritance tax. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. 90% of you watch the video and don't subscribe. So please do subscribe. It motivates me to make more such videos. So let's begin. Inheritance tax. तो कल से ये न्यूज़ में जब से सैम पिट्रोडा जी ने ये इनहेरिटेंस टैक्स पे एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद से ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल गई एंड पीपल हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ ओपिनियन अबाउट द सेम. तो ये इनहेरिटेंस टैक्स बेसिकली है क्या? पॉलिटिक्स को असाइड रखते हुए हम केवल इनहेरिटेंस टैक्स पे फोकस करेंगे कि ये है क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है और इंडिया में इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एट प्रेजेंट, हम वो भी देखेंगे. ठीक है. तो इनहेरिटेंस टैक्स बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट या संपत्ति के अगेंस्ट लगाया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. अब इनहेरिटेंस होता क्या है? मान लीजिए एक एक्स आदमी है, ठीक है, उसकी डेथ पर जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी संपत्ति है, वो उसके बच्चों में, उसकी बीवी में, उसके माता पिता में डिवाइड हो जाती है, उनको चली जाती है. ठीक है. अब मान लीजिए जब ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है, अब उस पर टैक्स भी लग जाए. ठीक है. तो वो जो टैक्स लगेगा डिवीजन पे उस प्रॉपर्टीज़ पर, उसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलेंगे. अब ये प्रॉपर्टीज़ दी कैसे जाती हैं, ये इनहेरिट कैसे करते हैं जो उनके लीगल हायर होते हैं? तो उसके दो तरीके होते हैं इनहेरिटेंस के बेसिकली. पहला होता है विल और दूसरा होता है थ्रू पर्सनल लॉ. तो विल क्या होता है? विल का हिंदी में जाने तो मतलब वसीयत. तो जो एक्स है वो अपने मृत्यु के पहले ही एक वसीयत बना देता है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी जो संपत्ति है वो इनको जाएगी या इनको जाएगी या इनके में बट जाएगी. इस तरह से वो एक वसीयत बना देता है जिसका पालन करना ज़रूरी होता है. सिमिलरली पर्सनल लॉ में क्या होता है कि जो इनके रिलीजन के हिसाब से जो कानून है, हिंदू का तो जो सक्सेशन एक्ट है वो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट. आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें फॉर्मूलाज हैं कि कैसे अगर एक प्रॉपर्टी है, एक्स की डेथ हो जाती है, वो डिसीज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी है, तो कैसे वो दूसरे लोगों में या उसके लीगल हायर में डिवाइड होगी. सिमिलरली मुस्लिम्स का भी अपना एक इनहेरिटेंस लॉ है. आप अगर मुस्लिम सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी वो पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है. तो इस तरह से लोग इनहेरिट करते हैं अपनी डिसीज की प्रॉपर्टी. एंड जब वो इनहेरिट करेंगे वो प्रॉपर्टी, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको इनहेरिटेंस टैक्स बोलेंगे. ठीक है. तो ये बेसिकली इनहेरिटेंस टैक्स है. अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो जो है सैम पिट्रोडा जी ने बोला है कि इनहेरिटेंस टैक्स इंडिया में लाना चाहिए एंड यूएस में ऑलरेडी है, इससे इनकम इनइक्वालिटी घटेगी. पर क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया है? तो नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में नया नहीं है. 1953 से 1985 तक इंडिया में इनहेरिटेंस टैक्स हुआ करता था, पर उसको इनहेरिटेंस टैक्स नहीं बोलते थे, उसको हम लोग स्टेट ड्यूटी बोलते थे. ठीक है. तो ये जो स्टेट ड्यूटी था वो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती थी और जो इनहेरिट कर रहे होते थे उन पे लगती थी. एंड इट वाज अ प्रोग्रेसिव टैक्स. मतलब कि मान लीजिए एक के पास ए अमाउंट है, उस पर एक स्लैब, जैसे सैलरी के स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगते हैं, उसी अकॉर्डिंग एसेट के स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता था. एंड इट वाज वेरी मच हाई, क्योंकि अगर आप डेटा पढ़ोगे तो 20 लाख के ऊपर की जिसकी भी संपत्ति होती थी उस पर 85% का स्टेट ड्यूटी लगता था, विच इज़ एन एक्सॉर्बिटेंट रेट. बहुत ही ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट है ये. जिसके पास 1 लाख की संपत्ति थी उस पर 7.5% का टैक्स लगता था. तो आप समझ सकते हो कि इस तरह से ये टैक्स लगा हुआ था उस टाइम पे. एंड ये क्यों था? क्योंकि उस समय इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, तो दे वांटेड टू रिड्यूस द इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. ये इनको रिड्यूस करने के लिए उस टाइम पे ये लागू किया गया था. और जो हमारी ये स्टेट ड्यूटी थी उस टाइम पे, ये दोनों ही मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ पे लगती थी एंड ये मार्केट रेट पे लगती थी उस टाइम पे. यानी कि डिसीज़ की डेथ के टाइम पे जो मार्केट रेट है उस टाइम पे जो जो अमाउंट होगा उस पर टैक्स लगता था, ना कि एट द टाइम जब
एक्स ने या जी डिसीज ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस रेट पे नहीं लगता था, ठीक है। फिर जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी पावर में, तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उन्होंने भी ये इनहेरिटेंस टैक्स वापस से लाना चाहा था इन 2011 एंड इन 2013, एंड दे हैड रिकमेंडेड द सेम टू द प्लानिंग कमीशन विच इज़ नीति आयोग ऑफ दिस टाइम, बट ऑब्वियसली उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया या इसको इन्फोर्स नहीं ले आ पाए थे। अब फिर उस इंटरव्यू में आप देखोगे तो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए थे बाहर कंट्रीज़ के। तो हाँ, बाहर की कंट्रीज़ में हैं, जैसे जापान में 55% इनहेरिटेंस टैक्स है, साउथ कोरिया में 50% इनहेरिटेंस टैक्स है, यूके में भी इनहेरिटेंस टैक्स है, फ्रांस में भी इनहेरिटेंस टैक्स है, एंड यूएस का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएस जो है, जैसे इंडिया स्टेट में डिवाइडेड है वैसे यूएस भी स्टेट में डिवाइडेड है, पर इंडिया एक यूनियन है, वहाँ पे आप हर स्टेट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आउट ऑफ 50 स्टेट इन यूएस ओनली 6 स्टेट हैव इनहेरिटेंस टैक्स, बाकी के 44 स्टेट में ये इनहेरिटेंस टैक्स है ही नहीं, ठीक है। एंड एक और डिफरेंस है इंडिया और जापान या साउथ कोरिया इन कंट्रीज़ में कि दे आर हाईली प्रोग्रेसिव कंट्रीज़, और जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ठीक है, या जो प्रोग्रेशन है इन देशों का, वो काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो ये जो है ये कंपैरिजन भी नहीं बन रहा है एज ऑफ नाउ इंडिया को, अकॉर्डिंग टू मी, इट डज़ नॉट रिक्वायर inheritance tax as it will hamper the economic progression which our country is on at present time। इसमें कंसर्न क्या है या इसको इतना क्रिटिसिज्म मिल क्यों रहा है? तो पहला जो लॉजिकल रीज़न है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो लीगल हायर है, जिसको ये संपत्ति मिलेगी अपने अपने फादर से या अपने मदर से या जिससे भी, तो उसको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। एंड ये हो सकता है कि उस टाइम पे उसके पास वो पैसे हो ही ना, इतना बड़ा अमाउंट उसके पास हो ही ना, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ डबल टैक्सेशन। एक प्रॉपर्टी का खरीदते टाइम हमने टैक्स भरा, फिर जब मैं इनहेरिट करूँगा फिर उस पर टैक्स लगेगा, फिर मान लो अगर फ्यूचर में मैंने किसी को बेचा या मेरे बाद मेरे लीगल हायर्स को वो प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर उस पर टैक्स लगेगा। तो इट इज़ क्रिएटिंग मल्टीपल टैक्सेशन विच अगेन is a harmful weapon in the hands of the government। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। इट क्रिएट अ रकस और एक मिसलीडिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इंडियन इकोनॉमी में। जो लास्ट पॉइंट है एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग हैं इस समय हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतने सारे फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ये डिस्करेज करेगा पीपल को हार्ड वर्क करने से, कि लोग इंडियन सोसाइटी में ये भी मान सकता है कि कमा लो, हमारे बच्चों के काम आएगा, ठीक है। तो जब बच्चों को इतना बड़ा टैक्स भरना पड़ेगा तो लोग नहीं कमाना चाहेंगे, लोग हार्ड वर्क ही नहीं करना चाहेंगे। इट विल डिस्करेज पीपल टू डू हार्ड वर्क। सो आई होप ये इनहेरिटेंस टैक्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।